सुन लीजिए ना भाई साहब, घबरा 95 चुनाव हारने वाला कहता है वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन मैं आपको ताज़ा बता दूं, बिहार के अंदर जब चुनाव के रिजल्ट आ गए, कांग्रेस कार्यालय के अंदर कांग्रेस के जितने नेता खड़े थे वो कह रहे थे टिकट चोर गद्दी चोर। किसको कह रहे थे पता है? पप्पू यादव को। जाकर देख लीजिए बिहार के अंदर साफ साफ कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट चोर गद्दी चोर। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आप बात करते हैं तो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव नहीं जीतते सर, लेकिन मेरे को एक अरे चीज उसको बताइए। टिकट आप देते नहीं हो। कांग्रेस वाले टिकट नहीं देते, राजद वाले टिकट नहीं देते। इतने घबराहट क्योंकि आप जानते हो वो दहशतगर्द है। आप जानते हो वो दहशतगर्द है। अरे सच्चाई तो ये, कांग्रेस टिकट क्यों नहीं देती? कहाँ से लाते हैं? पिताजी के घर से कहाँ से लाते बताओ? करते हैं। सुनिए ना, वाह ठीक है, सुनिए ना, हकीकत यही है। माइक जिसके पास होगा वो बोलेगा। चोरी सुनिए, ठीक है, यदि वो बड़े आदमी सुनिए एक मिनट, बड़े आदमी चोरी करके वो लाके गरीब में बांटते हैं, यदि आप भी तो लाइए बड़े आदमी से चोरी करके गरीब में तो बांटिए। कौन सा संविधान सुनो, कौन सा संविधान बोलता है? कौन सा संविधान में लिखा है किसी के चोरी करो? संविधान क्या बोलता है? संविधान कहाँ पे लिखा है अमीरों से चोरी करो? कहाँ पे लिखा है अमीरों से चोरी करो? एक बार बताइए, हम आपका पैंट खोल के किसी गरीब को पहना दे? बोलिए, आपका पैंट खोल के किसी गरीब को पहना दे? खोलिएगा पैंट। अरे भैया, नंगा होना कोई नहीं चाहता है। कपड़ा खोल के पहले उसको पहनाने का काम कीजिए। आप अच्छा पैंट खोल के पहले उनको पहनाने का अतिक्रमण कीजिएगा, जबरदस्ती आके कब्जा कीजिएगा। कब्जा वाला समय नहीं है। पूछे जो 15 वर्ष से था, यदि 2014 में वो आया था तो उस टाइम कहाँ गए थे? जो भी घुसपैठिया है उसको जाना। चाटुकारिता में लीन जो चाटुकार रह जाते हैं उनका कुछ कह नहीं सकते भैया। ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, असलियत में ये लोग आपकी और हमारे बेरोजगारी की बात नहीं करते। ये लोग राहुल गांधी के बेरोजगारी की बात करते हैं, ये लोग तेजस्वी यादव के बेरोजगारी की बात करते हैं, ये लोग अखिलेश यादव के बेरोजगारी की बात करते हैं। क्योंकि परिवारवादी नेता बेरोजगार बैठे हैं। परिवारवादी नेताओं को जनता ने दूर कर रखा है, बेरोजगार कर रखा है। इसलिए कर रखा है क्योंकि उन्होंने देश की स्थिति को बद से बदतर कर रखा था। चाहे लालू के राज को देखे, कांग्रेस के राज को देखे, मुलायम सिंह के राज को देखे। आप उपराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे थे, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं बैलेट पेपर की बात। ताज़ा खबर सुन लो, विगत 3-4 महीने हुए उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। इस देश के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। कांग्रेस के सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और बैलेट पेपर पर थप्पा लगाने का काम एनडीए की सरकार के साथ किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बैलेट से भी हारते हो और पाकिस्तानी बुलेट से हारते हैं। अरे भैया, चाहे बैलेट लो चाहे बुलेट लो, क्योंकि एनडीए का राज है, भाजपा का राज है, मोदी जी की सरकार है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे कांग्रेस हो, हमने उनको भी अकल ठिकाने लगाया और कांग्रेस का भी अकल ठिकाने लगाया। क्योंकि 14 से पहले याद है ना क्या से क्या होता था। 14 से पहले महंगाई का आंकड़ा ले लीजिए, 14 से पहले बेरोजगारी का आंकड़ा ले लीजिए। याद है ना 14 से पहले किस तरह की खबरें आती थी। याद है ना किस तरह से भारत का जंजी जागा था। याद है ना रामलीला मैदान में किस तरह से जंजी जागा था। याद है ना 14 से पहले निर्भया के लिए किस तरह से दिल्ली को जाम करने का काम किया था। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, अब तो संभलो, अब तो सुधरो। आप चाटुकारिता में इस तरह से लीन हो जाते हो। अरे भैया, बहस करो, विपक्ष के नाते बहस करो कि ये कमी है वो कमी है, लेकिन सरकार को कब्र में डालने का कहाँ तक जायज़ है। जैसे आपने ईवीएम की बात कही, ईवीएम में इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने बेरोजगारी की बात कही, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने सब जवाब दे दिया। अब आपके इनके जवाब के लिए क्या प्रतिक्रिया है? यदि अभी इन्होंने बात उठाया है तेजस्वी यादव का, सुनिए, हमारा मुद्दा ना तेजस्वी यादव नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो वोट चोरी को लेकर है और मोदी तेरे का। एक बात बताते हैं, यदि आप बोलते हैं ईवीएम कांग्रेस लाया था, ठीक है, ईवीएम लाया तो कांग्रेस तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। फिर कांग्रेस बोलती है बैलेट पेपर लाते हैं, चलते हैं बैलेट पेपर लाते हैं। क्या आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? चुनाव भाई अभी ताजा सुनिए भैया, ये सब चीज सुनिए, चिल्लाने विल्लाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब सुनिए, सबसे पहले बड़ा चीज इधर सोच लीजिए, यदि जिसकी सरकार है उसका अभी बोल वाला है। सुनिए पहली बात, 1 मिनट भैया, और सुनिए 1 मिनट, यदि बैलेट पेपर का यदि आपको है
तो उनको खुलेआम कहना चाहिए, चलिए ठीक है ऐसा बात है, ईवीएम को साइड करते हैं, बैलेट पेपर से ही चुनाव कर लेते हैं। आप अपने बैलेट पेपर की बात कही, आप उपराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे थे। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं बैलेट पेपर की बात, ताज़ा खबर सुन लो। विगत 3-4 महीने हुए उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। इस देश के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, कांग्रेस के सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और बैलेट पेपर पर थप्पा लगाने का ना काम एनडीए की सरकार के साथ किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बैलेट से भी हारते हो और पाकिस्तानी बुलेट से हारते हैं। अरे भैया, चाहे बैलेट लो चाहे बुलेट लो, क्योंकि एनडीए का राज है, भाजपा का राज है, मोदी जी की सरकार है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे कांग्रेस हो, हमने उनको भी अकल ठिकाने लगाया और कांग्रेस का भी अकल ठिकाने लगाया। क्योंकि 14 से पहले याद है ना क्या से क्या होता था। 14 से पहले महंगाई का आंकड़ा ले लीजिए, 14 से पहले बेरोजगारी का आंकड़ा ले लीजिए, याद है ना 14 से पहले किस तरह की खबरें आती थी, याद है ना किस तरह से भारत का जंजी जागा था, याद है ना रामलीला मैदान में किस तरह से जंजी जागा था, याद है ना 14 से पहले निर्भया के लिए किस तरह से दिल्ली को जाम करने का काम किया था। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, अब तो संभलो, अब तो सुधरो। आप चाटुकारिता में इस तरह से लीन हो जाते हो। अरे भैया, बहस करो, विपक्ष के नाते बहस करो कि ये कमी है वो कमी है, लेकिन सरकार को कब्र में डालने का कहाँ तक जायज़ है। भैया एक बात बता देते हैं, अभी ये जो सबसे बड़ा चीज़ बोल दी है, कुछ दिन पहले आप लोगों को भी पता हो पुलवामा में जो घटना हुआ था, फिर सुनिए एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक दूसरा बात, यहाँ जो हुआ फिर जो धर्म पूछ के जो बोल रहे हैं ये सुनिए ना, इनका कहने का एक ही बात है, यदि आप ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था, आप उनसे करारा जवाब और शिकस्त क्यों नहीं लड़ाई किए? ऐसा क्या है, पुलवामा में भी लड़ाई, सुनिए एक मिनट, उससे पहले भी आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? मैं पहले 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? सुनिए, जिस तरह के हमारे जात पात धर्म को जो भी है, यदि ना ये सबसे बड़ा चीज़ गलत है। सुनिए पहले बता के ऑपरेशन सिंदूर में वो नहीं करा जो करना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले क्या करा आपके हिसाब से? सुनिए, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ कि यदि आप बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात, ऑपरेशन सिंदूर में यदि जिस तरह से हमारे भाई जो भी थे वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, छोटा सा सवाल का पहले जवाब ले लीजिए आप, यदि उनको पीठ पीछे वार यदि करते हैं, जात पूछ के या धर्म पूछ के होना चाहिए था। यदि ऑपरेशन सिंदूर चालू किए थे, युद्ध हुआ, फिर क्या कितना सा नष्ट हुआ? क्या हुआ? मेरे हिसाब से नहीं हुआ। मैं अगर आप देश की बात आई है तो मैं आर्मी की तरफ से बोलूंगा कि टीआरएस इसने लश्कर तैयबा के साथ कोलैब कर रखा था। लश्कर तैयबा का जो हेड था, जो वहां पर जो ट्रेनिंग देता था, वहां पर हमारी ऑपरेशन सिंदूर में 9 एयरबेस को उड़ाया, उसके हेडक्वार्टर को उड़ाया, तमाम रावलपिंडी की तरफ हमारी मिसाइल ब्रह्मोस गई है। तो अब ठीक है क्या कर रहे हो? आपने कहा कि क्या करा, मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर हमारी आर्मी ने ये करा। मेरे भाई साहब गुमराह में जो बदला तुरंत तत्काल मोदी जी ने तुरंत तत्काल सिंदूर वाला जो मसला चला के ऐसा करारा जवाब दिया, रात में घुस, और वो शेरनी को भी सलाम है, दोनों जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी, एक मुस्लिम थी एक वो थी, दोनों घुस के जाके, उसमें कोई जात धर्म नहीं, और जात धर्म नहीं होता है किसी को। लेकिन फिर भी मोदी जी को ये कहा जा रहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो खुदने वाली है राहुल गांधी को आप आ रहा है 2027-28 में, 25-26-27 में उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साहब हो जाएगा। सुपड़ा साहब एक को सीट मिलने वाली ने ना, एक आध सीट मिल जाए तो मिल जाए, इसे छोड़ दे, सुपड़ा साहब हो जाएगा। करते हैं तो ईवीएम को हटा के वही ला लीजिए, बैलेट पेपर लाइए ना। ईवीएम को हटाने के बाद हो क्या वक्त खराब होगा, वक्त गिनती में वक्त खराब होगा। 15 दिन मोदी जी जनता के दिल पे, मोदी जी यदि जनता के दिल पे राज करती है, जनता दिल से चाहती है, तो मेरा कहने का मतलब बैलेट पेपर लाइए। यदि जो सुरक्षा आप ईवीएम में करते हैं वही सुरक्षा आप बैलेट पेपर में भी रखिए। पहले सुरक्षा नहीं थी क्या? पहले सुरक्षा व्यवस्था। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट हूँ भाई। आप कितने पढ़े लिखे? भाई साहब हम भी 10वीं पास हैं। आप कितने पढ़े लिखे? ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएशन आपने किस चीज़ में करी है? इकोनॉमिक्स में। जैसे मान के चले हमने जर्नलिज्म करी बीए करके, फिर हमने एमए करके मास्टर जर्नलिज्म कर रहे हैं। जैसे हमें इतिहास पढ़ाया गया, तो इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ओवरऑल कि जो इतिहास में सीखोगे वो आप उस इतिहास को दोहराओगे नहीं। आपने कहा कि फिर से बैलेट पेपर को लेके आओ। मैं एक छोटा सा तर्क जानना चाहता हूँ आपसे, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, बैलेट पेपर को क्यों हटाया गया था? हटाने का रीज़न क्या था, मेरे को ये जानना है।
देखिए बैलेट पेपर पहले यही धांधली होता था, चोरी चोरी यही बोलते थे हाँ। ना। सुनिए एक मिनट सुन ले, सुन भैया, ले। बोलते क्या ये चोरी करते हैं, ये करते हैं। ये कौन कहता था? सुनिए नहीं, ये विपक्षी कहते थे उस टाइम। और अगर मान के चलो अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया और अगर वो फिर कहने लग गए, अगर बीजेपी जीत भी गई बैलेट पेपर से, तो और अगर कांग्रेस ने ये कहा कि इन्होंने तो बैलेट पेपर भी इन्होंने अपने गुंडों को भेजा, लूट लिया, फिर आप कहाँ जाओगे? ईवीएम फिर कहाँ जाओगे? उस टाइम तब सीधा होगा बात कि हाँ ये गलत है। सीधा नहीं, होगा। हाँ ये बोल, यदि बैलेट पेपर से आप पहले चुनाव करवाइए तो सही। फिर विरोध नहीं करोगे मोदी जी का कि लूट लिया, लूट नहीं लिया? नहीं करेंगे विरोध ना, आप करवाइए तो सही पहले। अच्छा ऐसा है। हाँ पहले बैलेट पेपर चुनाव तो करवाइए। चलिए हिमाचल में त्यागपत्र दिलवाइए सरकार, हिमाचल में त्यागपत्र दिलवाइए और चुनाव करवाइए 1 महीने में। चलिए तेलंगाना में, अरे आप शुरुआत तो कीजिए जनाब, शुरुआत तो कीजिए। हिमाचल तेलंगाना अरे भैया सीधी बात करें, हिमाचल तेलंगाना कर्नाटका में इस्तीफा दिलवाइए। अरे भैया वहाँ कर्नाटका में वैसे ही दमलू बजा हुआ है, कर्नाटका में वैसे सुन तो लीजिए ना भाई, सुन तो लीजिए ना। यदि अभी बोलता है ना कि मोदी ईवीएम चोर है, सीधा कौन बोलता है? सुन सब बोलता राहुल गांधी बोलते हैं, सुनिए ना राहुल गांधी बोलते हैं जो 90 अरे भैया जो 90 बोलते हैं मोदी जी, एक मिनट आ रहा है। सुनिए भाई साहब गुमराह हो रहे हैं। जो झोपड़पट्टी है उसको मोदी जी ने कहा है, पहले बिहार की सरकार ने कहा है गरीबों को पहले आसियाना दो और गरीबों को आसियाना दो और चौड़ीकरण होगा जिससे विकास होगा, चौड़ीकरण। और जितनी भारत के अंदर जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है और हमारे नितिन गडकरी साहब ने जितने भी हाईवे बनवाया, ब्रिज बनवाए, हाईवे तो बनवा दिया, लेकिन वो सवाल ये है कि वोट चोरी करके बनवाया है किस तरीके? नहीं वोट चोरी क्या करके, वो सबको सत्ता में सरकार में सबको लेके चलने वाले हैं। जो बजट आता है उसी बजट से रोड, और जैसे बिहार में भाई साहब ने बोला मकान गिराया जा रहा, वो उनका गिराया जा रहा है जो अपराधी है, अपराधी किस्म के लोग हैं उनका मकान गिराया जा रहा है। और जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं मोदी जी ने कहा है उनका रहने का बंदोबस्त करके रोड को चौड़ी की जाए जिससे विकास हो। लास्ट मैसेज आप क्या पहुंचाना चाहोगे मीडिया के माध्यम से कि वोट चोरी को लेकर और मोदी तेरी कब्र खुदी को लेकर? एक बात हम बताते हैं, यदि मोदी चोरी किया हो या जो भी किया हो, विपक्षी दल हमेशा आप जानते हैं जहां भी रहेगा एक दूसरे का मेल नहीं होगा, सीधा बात है। दूसरा बात, यदि खामियां एक दूसरे में सब में खामियां मिलेगा। और पहली बात जहाँ तक रही है, आप बोलते हैं क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं, यदि आप सत्ता में रह के आप हम सीधा एक ही सवाल बोलते हैं, यदि दिल पे आप जनता के राज करते हैं तो ईवीएम को एक बार हटाइए ना, बैलेट पेपर कराइए। आपका लास्ट संदेश क्या होगा कि मतलब मेरा ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आप ये समझ लिए अभी 50 साल कोई हिलाने वाली नहीं है, और जो कोई हिलाने वाली नहीं ना, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में 3 शेर आपको बताया, मोदी जी, बाबा, अमित शाह, उससे बड़ा कोई शेर नहीं है। और जनता इतनी बड़ी शेर है जो उनको चुनती है, हर धर्म के लोग, जैसे हमारे मुस्लिम समाज के पसमानदा मुसलमान हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज मैंने यही बोला ना, दिल्ली लाल किले के सामने बोल रहे हैं भाई साहब, आप नोट कर लिएगा, यही केजरीवाल की सरकार रहती थी तो 8 बजे 9 बजे के बाद कोई लड़की निकल नहीं सकती थी। आज 12 बजे रात में भी दिल्ली में लड़की खुलेआम मेरी माँ बहनें जा रही हैं। आपसे शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।